नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने से पहले आइए मोटिवेशन थॉट से रूबरू होते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी। और यह दिवस प्रतिवर्ष मनाने का उद्देश्य विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस रखी गई है। और 3 दिसंबर 2018 को यह दिवस 3 दिसंबर 2018 UNGA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। और यह दिवस 24 जनवरी को मनाने का उद्देश्य सामाजिक लोगों के बीच उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और समाज में लड़कियों की स्थिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा की गई थी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और यह दिवस 25 जनवरी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत की GDP में पर्यटन दिवस का गहरा प्रभाव है। साल भर विश्व स्तर से लोग भारत के दार्शनिक स्तर देखने आते हैं, जिससे भारत का आर्थिक स्तर बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा भारत में जो दार्शनिक स्थल को पर्यटक आते हैं वो आगरा के ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, इन स्थलों का अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी इस दिवस की थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर रखी गई है। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर रखी गई है। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो ये जापान बना है। और इससे पहले USA, रूस, चीन और भारत जापान में पहुंच चुके हैं। वो भारत चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। अब जापान ने भी ये उपलब्धि हासिल कर ली है। हाल ही में समाचारों में देखी गई वॉन्डरिंग अल्बाट्रोस की IUCN स्थिति क्या है? खतरा, कम खतरा, असुरक्षित, सुरक्षित। तो ये असुरक्षित है। 3.5 मीटर पंखों वाले दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी वॉन्डरिंग अल्बाट्रोस लंबी मछली पकड़ने और प्लास्टिक के सेवन जैसे खतरों के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध में उनके घोंसले के स्थानों के लिए एक अतिरिक्त खतरा पैदा करता है। ये आप जानते हैं। ये भूमध्य रेखा है, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ये समुद्री खानाबदोश अपना 60 साल का अधिकांश जीवन समुद्र में बिताते हैं। मेरियन और प्रिंस एडवर्ड जैसे उप अंटार्कटिक द्वीपों पर प्रजनन करते हैं। संवेदनशील संरक्षण स्थिति के साथ इन राशि पक्षियों और उनके अद्वितीय आवासों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपायों की इनकी आवश्यकता है। वॉन्डरिंग अल्बाट्रोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित डेजर्ट नाइट किन 2 अन्य देशों ने इसमें भाग लिया है? तो फ्रांस और UAE ने भाग लिया है। और यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अरब सागर के ऊपर। भारत ने अपने पश्चिमी तट से ठिकानों से इसका संचालन किया है भारतीय वायुसेना ने, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस द्वारा अल धफरा एयरबेस से संचालन किया है। अल धफरा
एयरवेज से संचालन किया है। अभ्यास का मुख्य फोकस तीनों वायुसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता में सुधार करना था। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस तरह के अभ्यास क्षेत्रों में बढ़ती राजनयिक और सैन्य बातचीत के साथ साथ भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा की ये गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं, में स्थित है। और इसको 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। चिल्का झील और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य सहित 16 रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का काम भारत सरकार कर रही है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहां से अयोध्या पहुंचा है? तो अलीगढ़ से अयोध्या पहुंचा है। इसको अलीगढ़ को ताला नगरी भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा सभी ताले यहीं अलीगढ़ में ही बनते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो ये फरीदाबाद में की है। और आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन भी फरीदाबाद में ही हुआ है। हरियाणा के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब पहली बार हरियाणा ने जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुना है। मीता वशिष्ठ मनोरंजन नीति परिषद का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं शत्रुजीत कपूर। और हरियाणा सरकार ने विधुर और अवैध लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की भी घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जापान ने हस्ताक्षर किए हैं। और जापान संयुक्त राज्य अमेरिका से 400 टॉम हॉक मिसाइलें खरीद रहा है। और ये मिसाइलें क्रूज मिसाइलें हैं। हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो ये मिस्र में किया गया है। हाल ही में WEF दावोस शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो तेलंगाना ने हासिल किया है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना है। हाल ही में समाचारों में देखी गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है? खतरा, हल्का खतरा, गंभीर खतरा, कोई खतरा नहीं। तो इसको गंभीर खतरा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करे। राजस्थान के थार रेगिस्तान में 100-150 व्यक्तियों के शेष रहने से यह बड़ा पक्षी विलुप्त होने का सामना कर रहा है। अपनी शुतुरमुर्ग जैसी उपस्थिति के लिए उल्लेखनीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक काले मुकुट, भूरे शरीर और चिन्हित पंखों द्वारा अलग पहचाना जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फिशिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार के साथ बॉर्डर पर फिशिंग करेगा भारत। हाल ही में किसे पेप्सिको इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इनको जागृत कोटेचा को नियुक्त किया है पेप्सिको इंडिया का नया CEO। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ है। और इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया है। ठीक है, S जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। पहले SSB के महानिदेशक रश्मि शुक्ला थी। रश्मि शुक्ला को अब वर्तमान में महाराष्ट्र का नया DGP बनाया गया है, जो कि पहली महिला DGP बनी है महाराष्ट्र की। दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। और आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण बात,
ऑस्ट्र हिंद जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित होगा। इसका ऑस्ट्र हिंद नाम है इसका, ऑस्ट्र हिंद। ऑस्ट्रेलिया हिंद मतलब भारत। और बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया गया है। प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1971 को पूर्वोत्तर पुनर्गठन क्षेत्र अधिनियम के तहत मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उन्नीस को ये अलग राज्य बने। हाल ही में किस संस्थान को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल है, इसको उत्कृष्ट आपदा प्रबंधन प्रयासों के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। केंद्र द्वारा स्थापित वार्षिक पुरस्कार भारत में व्यक्तियों और संगठनों को आपदा प्रबंधन उनके निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित करता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित इस पुरस्कार में संस्थानों के लिए 51 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र भी शामिल है। इनमें 1,51 लाख रुपए नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र, व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र शामिल है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र कभी सूखा नहीं होता। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो ये निशा पाहुजा ने किया है। निशा पाहुजा ने किया है। हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? चंद्रकांत सोमपुरा ने इसका मंदिर का डिजाइन बनाया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। और आपको बता दें कि गुजरात की महत्वपूर्ण करंट पॉइंट, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। सिमटेक दक्षिण कोरियाई कंपनी है और गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का, ठीक है। और गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन है। इसकी जनसंख्या लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई। 2.75 मिलियन घटकर 1.409 बिलियन इसकी जनसंख्या हो गई है। 27 लाख के करीब जनसंख्या घटी। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन की महत्वपूर्ण करंट पॉइंट बता रहे हैं आपको। चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। डोंग जुन नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। तो करीब जनसंख्या घट गई। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किए।
सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया चीन ने? ठीक है। चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया है चीन ने। चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु रिएक्टर। और ड्रिलिंग में भी सफलता हासिल कर रहा है चीन। हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताते हैं कि आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त के रूप में अस्तित्व जो 15 अप्रैल 1948 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये विशाखापट्टनम में हुई है। हाल ही 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो फ्रांस के बने हैं इमैनुअल मैक्रों, जो कि भारत आए और जयपुर में मोदी जी के साथ रोड शो भी किया उन्होंने। और आपको बता दें फ्रांस की महत्वपूर्ण पॉइंट, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया गया है। और भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस के मार्सेल में भारत वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधिमंडल को भेजेगा? ये राज्य नहीं होना चाहिए, देश होना चाहिए। देश में उद्योग प्रतिनिधिमंडल को भेजेगा तो ये जाम्बिया में भेजेगा। कहाँ भेजेगा? जाम्बिया में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये अनुवादनी लॉन्च किया है। अनुवादनी शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर भारतीय भाषा में डिजिटल रूप से ये उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई? तो 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगेगी, 1 करोड़ घरों पर। और यह योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इसका लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की वार्षिक आय 1 से 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सही से जमा या अपलोड करने होंगे। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 5 व्यक्तियों को चुना गया है। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने शुरू किया है, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 अन्य देशों ने भाग लिया है? तो फ्रांस और यूएई ने भाग लिया है। फ्रांस और यूएई ने, ये अरब सागर के ऊपर हुआ है। और भारत ने अपने पश्चिमी तट से सैन्य संचालन किया है वायुसेना ने। और फ्रांस और यूएई ने अल दफरा एयरवेज से संचालन किया है। हाल ही में भारत और किस देश को ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा, फिलीपींस को। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अजीत मिश्रा को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा हासिल किया है? तो हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है भारत ने। आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो पैट कमिंस को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान भेजा है? तो अफगानिस्तान को भेजा है। ये भारत ने 40,000 लीटर मेलाथियान, एक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक के साथ टिड्डियों के खतरे से निपटने में अफगानिस्तान का समर्थन किया है। यह ईरान के चाबदार बंदरगाह के माध्यम से भेजा गया है। यह सहयोगात्मक प्रयास एक गंभीर कृषि चिंता का समाधान करता है। मेलाथियान टिड्डी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है।
साथ ही ये अफगानिस्तान की शुष्क जलवायु के लिए आदर्श है और न्यूनतम पानी के उपयोग के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष पूरे भारत में। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो ये जापान बना है। इससे पहले यूएसए, रूस, चीन और भारत ये कारनामा कर चुके हैं। अब ये जापान में 4वां सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसने पुष्टि की है कि उसके मून स्नाइपर रोबोटिक्स एक्सप्लोरर ने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। 42 दिवसीय महामंडल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ ये। आप जानते ही हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई है। तो राम मंदिर में 42 दिवसीय महामंडल उत्सव ये अयोध्या में शुरू हुआ है। राम मंदिर के ट्रस्टी की देखरेख में 24 जनवरी से शुरू होने वाले इस उत्सव में दैनिक कलश पूजा और गर्भगृह में 48 कलशों के साथ पूजा इसमें शामिल है, जिसमें भगवान राम को मिश्रित मिठाइयों का राजभोग प्राप्त करके वैष्णव परंपरा में सम्मानित किया जाएगा। इस उत्सव में श्री राम जन्मभूमि परिसर में विभिन्न मंत्रों के उच्चारण के साथ 42 दिवसीय हवन भी शामिल है। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये इंग्लैंड की हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनेगा सबसे ऊंचा राम मंदिर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉमहॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने किए हैं और जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलें खरीद रहा है जापान, और 400 टॉमहॉक मिसाइलें खरीद रहा है जो कि क्रूज मिसाइलें जो कि हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की है? ये कोलंबिया ने की है, कोलंबिया। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।